हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी रैम्पेज। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जानवरों के डीएनए एक्सपेरिमेंट को एनिमल किलिंग बताकर रोक लगा दिया है। वहीं हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से छुपकर अपने एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में आई गड़बड़ी के चक्कर में सारे क्रू मेंबर मारे जाते हैं और अब सिर्फ एक साइंटिस्ट बची होती है। वो जल्दी से स्पेस कैप्सूल की तरफ बढ़ने लगती है जिसमें बैठकर वो वापस धरती में आ सकती है, लेकिन वो जब कैप्सूल तक पहुंचती है तब उसका दरवाजा खुल नहीं रहा होता है क्योंकि वो कंपनी के सीईओ के कंट्रोल में होता है। और उस कंपनी के सीईओ उस साइंटिस्ट से बोलती है कि अगर तुम्हें सही सलामत वापस आना है तो तुम्हें अपने साथ वो एक्सपेरिमेंट का सीरम भी लाना होगा क्योंकि इसमें उनका काफी पैसा लगा है। अब वो साइंटिस्ट अपनी जान पर खेलकर वो सीरम लाने निकल पड़ती है और यहाँ पर एक बड़ा सा चूहा भी आ जाता है जो उस पर हमला करना चाहता है। दरअसल ये लोग इसी चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये चूहा बड़ा और एग्रेसिव हो गया था। अब वो साइंटिस्ट किसी तरह से वो सीरम का बॉक्स लेके कैप्सूल तक आ जाती है और उस कैप्सूल में बैठकर उसे स्पेस स्टेशन से अलग कर लेती है और अगले पल एक जोरदार धमाके के साथ पूरा स्पेस स्टेशन उड़ जाता है। वहीं जब उस साइंटिस्ट का कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें भी आग लग जाती है जिसमें वो साइंटिस्ट मारी जाती है और उसके तीनों सीरम के कंटेनर अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम डेविस को देखते हैं जो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम करता है। आज वो अपने दो न्यू एम्प्लॉय को गोरिल्ले के बिहेवियर को समझाने के लिए उनके पास लाया होता है, लेकिन वहाँ का एक गोरिल्ला जो यहाँ पे कुछ ही दिन पहले आया होता है वो उनमें से एक एम्प्लॉय पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक सफेद गोरिल्ला आ जाता है जो उसे बचा लेता है। इस सफेद गोरिल्ले का नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज वहाँ के बाकी गोरिल्ले के मुकाबले काफी समझदार होता है और वो डेविस से इशारों में बातें भी करता है और वो डेविस को अपना एक अच्छा दोस्त भी मानता है। अगले सीन में हम डीएनए सीरम को देखते हैं जो साइंटिस्ट के कैप्सूल के क्रैश होने के बाद धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। एक सीरम नदी में गिरता है जिससे एक मगरमच्छ इन्फेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरा सीरम एक जंगल में गिरता है, वो एक भेड़िए को इन्फेक्ट कर देता है और तीसरा सीरम डेविस की टेरिटरी में गिरता है जो जॉर्ज को इन्फेक्ट कर देता है। अब अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने आज एक भालू को मार दिया है, तो वो जॉर्ज से मिलने उसके पास जाता है क्योंकि इससे पहले जॉर्ज ने किसी जानवर को नहीं मारा होता है। डेविस जॉर्ज के पास पहुंचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिर्फ एक ही रात में जॉर्ज दुगना बड़ा हो गया था और अब वो पहले से कई ज्यादा एग्रेसिव भी लग रहा था। यहाँ पर डेविस को सीरम का बॉक्स भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ एवरग्रीन कंपनी के सीईओ क्लेयर को देखते हैं। ये वही कंपनी होती है जो स्पेस में डीएनए एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। क्लेयर को अब पता चल गया होता है कि साइंटिस्ट का कैप्सूल क्रैश होने के बाद तीनों सीरम के बॉक्स तीन अलग अलग जगह पर गिरे हैं, इसीलिए वो अपनी प्राइवेट मिलिट्री को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है क्योंकि उन सीरम को बनाने में उस कंपनी के अरबों डॉलर खर्च हुए थे। अगले सीन में हम कैट को देखते हैं जो कभी उसी कंपनी में काम किया करती थी। वो टीवी पर आ रही न्यूज पर देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कल रात आसमान से एक उल्कापिंड गिरा है और आज एक गोरिल्ला बहुत एग्रेसिव हो गया है और वो अपने साइज से काफी बड़ा हो गया है। ये देखकर कैट समझ जाती है कि इसमें उसी कंपनी का हाथ है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम डेविस को देखते हैं जॉर्ज के लगातार बढ़ रहे साइज और उसके एग्रेसिव बिहेवियर से परेशान होता है। तभी वहाँ पर कैट आती है जो डेविस को समझाती है कि ये सब एवरग्रीन कंपनी की वजह से हो रहा है। डेविस को बताती है कि वो कंपनी जानवरों के डीएनए से छेड़छाड़ करके एक नया डीएनए को बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और जॉर्ज का ये हाल उसी डीएनए सीरम की वजह से हुआ है। तभी जॉर्ज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो पिंजरे का दरवाजा तोड़कर भागने लगता है और चारों तरफ शहर में तबाही मचा देता है। लेकिन किसी तरह डेविड जॉर्ज को कंट्रोल करता है, पर तभी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं, जॉर्ज को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर की प्राइवेट मिलिट्री को देखते हैं जो जंगल में सीरम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो भेड़िया आ जाता है जो सीरम के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड हो गया। इस समय वो बहुत बड़ा हो गया था और साथ ही वो बहुत एग्रेसिव भी होता है। वो एक एक करके क्लियर के सभी लोगों को मार देता है। इधर डेविस और कैट को पुलिस गिरफ्तार करके जॉर्ज के साथ शहर से दूर ले जा रही होती है क्योंकि गवर्नमेंट को शक होता है कि जॉर्ज की इस हालत के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। यहाँ कैट ऑफिसर से कहती है कि तुम जॉर्ज को प्लेन से नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो कभी भी बेहोशी से जाग सकता है और वो पूरे प्लेन को तबाह कर सकता है। लेकिन ऑफिसर कैट की बात नहीं मानता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बेहोशी के इंजेक्शन लगने से वो 12 घंटे तक तो बेहोश ही रहे। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो अपने पार्टनर को समझा रही होती है कि उन्होंने जो डीएनए सीरम बनाया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा जीन मिलाए थे
जिसकी वजह से उस सीरम से इन्फेक्टेड जानवर लो फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों की तरफ खिंचे चले आएंगे और इसीलिए वो लो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से उन्हें अपने पास बुला सकते हैं और उन्हें बेहोश करके उनके ब्लड से सीरम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर लो फ्रिक्वेंसी की साउंड को रिलीज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस बड़े भेड़िए को देखते हैं जो शहर में चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है, लेकिन जब वो लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल को सुनता है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इधर हम नदी में बड़े क्रोकोडाइल को देखते हैं जो सीरम से इन्फेक्टेड हो गया था और वो भी एक बहुत बड़े खतरनाक क्रोकोडाइल में बदल चुका था। वो भी सिग्नल टावर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो अब तक बेहोश था, लेकिन जैसे ही वो रेडियो सिग्नल सुनता है वो होश में आने लगता है और उसके बाद वो प्लेन में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और इसी दौरान जब एक सोल्जर जॉर्ज को रोकने के लिए उस पर फायर करता है तो वो मिस हो जाता है और वो गोली प्लेन में रखे डायनामाइट पे लगती है, जिससे प्लेन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस प्लेन का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। इधर डेविस बहुत मुश्किल से FBI एजेंट और कैट को लेकर प्लेन से बाहर निकलता है, लेकिन जॉर्ज प्लेन में ही फंसा रह जाता है और अगले ही पल वो प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। ये देखकर डेविस बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्ज मारा गया, लेकिन जब वो क्रैश हुए प्लेन के पास जाता है तो वहाँ पे उसे कहीं भी जॉर्ज की डेड बॉडी नहीं मिलती। देखकर डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज अभी जिंदा है और अगले सीन में हम FBI को देखते हैं जिसे अब एवरग्रीन कंपनी पर शक होता है, इसलिए वो उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं। ये देखकर क्लेयर और उसका पार्टनर पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि अगर FBI ने उनके सर्वर को चेक किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कंपनी छुपकर DNA एक्सपेरिमेंट कर रही है। डेविस अब कैट से भी नाराज होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जॉर्ज की इस हालत के पीछे कैट का भी हाथ है, क्योंकि वो उस कंपनी में हेड साइंटिस्ट के रूप में काम करती थी। डेविस कैट को बताता है कि जॉर्ज छोटा था तब वो उसे अफ्रीका के जंगल में मिला था, जहां पर शिकारी उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को काट रहे थे। वो डरा हुआ एक गाड़ी के पीछे छुपा था और वहीं से उसने उसे रेस्क्यू किया था और आज उसकी वजह से उसका ये हाल है। पर कैट डेविस को बताती है कि वो अपने कॉलेज में एनिमल साइंस की पढ़ाई कर रही थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई को कैंसर है और इसीलिए वो अपने भाई की जान बचाने के लिए एवरग्रीन कंपनी में काम करने लगी। अलग अलग एनिमल के DNA को मिलाकर अपने भाई के लिए दवा बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली और उसका भाई मर गया। लेकिन कैट ने जो अपने भाई को बचाने के लिए अलग अलग एनिमल के DNA से दवाई बनाई थी उसे वो कंपनी गलत मकसद से यूज करने लगी। लेकिन जब कैट को ये बात पता चली तब उसने सभी दवाइयों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां के गार्ड ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और क्लियर ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। यहाँ पे डेविस और कैट के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों मिलकर जॉर्ज को बचाने चाहते हैं। ये दोनों FBI एजेंट के साथ मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें सैटेलाइट से पता चलता है कि जॉर्ज उस बड़े भेड़िए के साथ शहर की तरफ बढ़ रहा है। देखकर कैट समझ जाती है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कैप्टन को समझाने की कोशिश करती है कि क्लेयर ने बैट के DNA से एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी जीन बनाई है जो जिस जानवर की बॉडी में होगी वो जानवर लो फ्रीक्वेंसी के साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो किसी भी हालत में उसे बंद करना चाहेगा। इसीलिए जॉर्ज और वो भेड़िया शहर में एवरग्रीन कंपनी के टावर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वहीं से लो फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है। लेकिन कैप्टन को कैट की बात विश्वास नहीं होता और इसीलिए वो अपनी फोर्स को कैट और डेविस को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। लेकिन डेविस उन सोल्जर को घायल करके और FBI एजेंट की हेल्प से मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं हम कैप्टन को देखते हैं जिन्हें अब भी लग रहा होता है कि वो जॉर्ज और भेड़िए को रोक सकते हैं, इसीलिए वो उन पर मिसाइल से हमला करवाता है और अपने सोल्जर को उनके पास जाकर कंफर्म करने को कहता है कि वो दोनों मरे या नहीं। लेकिन उन दोनों पे मिसाइल के वार का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो एक एक करके सारे सोल्जर को मार देते हैं। ये देखकर कैप्टन ऑफिसर को आदेश देता है कि जल्द से जल्द सारे शहर को खाली करवाओ, क्योंकि वो इस बार पावरफुल वेपन इस्तेमाल करने वाले हैं। कैप्टन की बात सुनकर FBI एजेंट डेविस को बता देता है कि जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मिलिट्री अब पावरफुल वेपन से जॉर्ज पे अटैक करना चाहती है। वहीं डेविस अब कैट के साथ शहर में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि जॉर्ज ने उस भेड़िए के साथ मिलकर पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। हालांकि मिलिट्री ऑफिसर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर मिलिट्री के टैंकों और मिसाइलों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो शहर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मिलिट्री को सैटेलाइट के जरिए पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी सी चीज पानी के रास्ते लगातार शहर की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल नदी से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल बाहर निकलता है और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। शहर में इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर सभी हैरान होते हैं। अब कैप्टन अपनी एयरफोर्स फाइटर को एक साथ उस क्रोकोडाइल पे अटैक करने को कहता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर कैप्टन अपने सोल्जर को एक पावरफुल मिसाइल को रेडी करने को कहता है, जिससे वो सभी मेगा क्रिएचर को एक साथ खत्म कर सके।
जब ये बात FBI एजेंट सुनता है तब वो कॉल करके ये सब ट्रेविस को बता देता है और उससे सब जल्दी करने को कहता है क्योंकि मिलिट्री अब किसी भी वक्त पूरे शहर को उड़ा सकती है। ये सुनकर डेविस कैट के साथ एवरग्रीन कंपनी के हेड ऑफिस में जाता है और वो दोनों वहाँ पे सीरम का एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। अब बहुत मुश्किल के बाद किसी तरह से उनको एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्लेयर भी आ जाती है क्योंकि उसने अपने कैमरे में डेविस और कैट को अंदर आते हुए देख लिया होता है। वो डेविस को गोली मारकर घायल कर देती है और कैट को अपने साथ लेकर वहाँ से बिल्डिंग की छत पर जाने लगती है जहाँ पर उसका हेलीकॉप्टर होता है। कैट को अपने साथ इसलिए ले जा रही थी क्योंकि कैट उसके आगे के रिसर्च में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन अब जॉर्ज और बाकी के क्रिएचर भी बिल्डिंग में चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो सिग्नल टावर वहीं पर होता है। इससे पहले क्लियर कैट के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर मल्टीपल पाती वहां पर जॉर्ज आ जाता है जो क्लियर के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे पहले वो हेलीकॉप्टर कैट के ऊपर गिरता डेविस वहां पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर कैट ने एक एंटीडोट चुपके से छुपा कर रखा होता है जिससे वो क्लियर के पर्स में डालकर क्लियर को जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है और अगले ही पल जॉर्ज क्लियर को पूरा का पूरा निकल जाता है और इस प्रकार एंटीडोट जॉर्ज की बॉडी में चला जाता है। इसके बाद हम FBI एजेंट को देखते हैं जो क्लियर के पार्टनर को सबूत ले जाते हुए पकड़ लेता है और उससे उसके सारे सबूत हासिल कर लेता है। वो एजेंट को सारे सबूत देकर बिल्डिंग से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि एंटीडोट को काम करने में 10 मिनट लगते हैं तो इसीलिए अब भी जॉर्ज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और अब क्रोकोडाइल और भेड़िया भी बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं जिससे पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। लेकिन डेविस कैट को लेकर उस हेलीकॉप्टर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अगले ही पल पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है जिसकी वजह से डेविस का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, लेकिन डेविस और कैट इस क्रैश में बच जाते हैं और डेविस देखता है कि जॉर्ज बाकी दोनों मेगा क्रिएचर के साथ उस बिल्डिंग के नीचे दब गया होता है। लेकिन अगले ही पल जॉर्ज बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अब वो एंटीडोट की वजह से ठीक भी हो गया था। ये देखकर डेविस बहुत खुश होता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल और भेड़िया भी बिल्डिंग के नीचे से बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि जॉर्ज नॉर्मल हो चुका था इसीलिए डेविस जॉर्ज के साथ मिलकर उन दोनों को हराने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं जो शहर में ब्लास्ट कर रहे उन तीनों क्रिएचर को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रही होती है। अब डेविस जॉर्ज और क्रोकोडाइल की मदद से भेड़िए को तो मार देता है, लेकिन क्रोकोडाइल को मारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी बॉडी की ऊपरी सतह पर बहुत ही ठोस कवच होता है जिसकी वजह से उस पर मिसाइल और बुलेट का भी कोई असर नहीं होता है। यहाँ पर जॉर्ज और क्रोकोडाइल के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन क्रोकोडाइल जॉर्ज पर लगातार भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर डेविस जॉर्ज की हेल्प करने के लिए उस पर हमला करता है। ये देखकर क्रोकोडाइल जॉर्ज को छोड़कर डेविस की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले वो डेविस को मारता जॉर्ज एक बड़ी सी लोहे की रॉड को उसकी आंखों के आर पार कर देता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जब कैप्टन ये देखता है कि जॉर्ज ने डेविस के साथ मिलकर दोनों क्रिएचर को मार दिया है तब वो समझ जाता है कि अब वो डेविस के कंट्रोल में है और इसीलिए वो मिलिट्री को जॉर्ज पर अटैक करने से रोक देता है और इस प्रकार जॉर्ज और डेविस बहुत मुश्किल से शहर को तबाह होने से बचा लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी मूवीज आगे भी मिलती रहे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारी कोई गलती लगी हो तो हमें वो भी बताइए ताकि हम उसे आगे इम्प्रूव कर सकें।